तेरा ना यह हर बार का नाटक है। जब भी शादी की बात करती हूँ तो ऐसे ही ना नुकुर कर देता है या फिर कॉल कट कर देता है। अरे नाती पोते खिलाने की उम्र में शादी करेगा क्या? तेरे भाइयों की शादी को साल भर होने को आया है, लेकिन तू है कि नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ जो तू लड़की नहीं है, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। अरे इतना क्यों ड्रामा कर रहा है? शादी के बाद तुझे कौन सा ससुराल जाना है जो डर हो कि पता नहीं सास और ननद कैसी होंगी। तुझे तो बहू अपने ही घर लानी है। अपना सिर पकड़कर बैठी राधा माँ ने कहा। उनकी बात सुनते ही उनके पास बैठी मौली और तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन के दूसरी तरफ ऋषभ ने जब उन दोनों का हंसना सुना तो नाराज होकर बोला, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इनके सामने और खास तौर पर उस तारा के सामने मुझे नहीं डांटा करो, लेकिन यहाँ तो आप डांट भी रही हो और ऊपर से बेइज्जती भी करवा रही हो। स्पीकर पर फोन क्यों रखते हो आप? अब कोई भी लड़की पसंद नहीं आती तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों नहीं समझती कि आपका यह बेटा लाखों नहीं करोड़ों में एक है। अब वह किसी से भी शादी थोड़े कर लेगा। राधा माँ, हाँ तो एक काम कर, ब्रह्मा जी को अपनी अर्जी लिख दे जिसमें उन्हें बताना कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनके काम में कमी निकालने वाला है इस धरती पर एक इंसान। मौली, ऋषभ तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? इतने महीनों में तुम्हारे लिए कितने रिश्ते ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन कभी तुम खुद भाग जाते हो तो कभी कुछ ऐसा कर देते हो कि लड़की वाले भाग जाते हैं। तारा ने माँ के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, माँ ये रावण है, ये बात आप क्यों भूल जाती हो? ऋषभ, हाँ बस तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हें तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है बस। लेकिन सच तो यह है माँ कि इसने और आपके दुलारे दोनों बड़े बेटों ने मिलकर मेरे नाम का जो कबाड़ा किया है ना, उससे मेरी इमेज खराब हो गई है। अब आप ही बताओ कि भला कौन अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे रावण रॉय के हाथ में देगा? ऐसे कोई किसी का नाम रखता है क्या? याद रखना तारा, मरने के बाद आंगन में पीछे की तरफ जो आम का पेड़ है ना, उसी पर लटक जाऊंगा और फिर देखूंगा कि तुम कैसे आम तोड़कर खाती हो। तारा, हाँ तो। राधा माँ ने तारा के मुंह पर हाथ रख दिया। बस कर चापली, तुम दोनों इकट्ठे हुए नहीं कि महाभारत शुरू कर देते हो। यह मैं बात कर रही हूं ना रावण से। यह सुनते ही तारा और मौली फिर से हंस पड़ी। ऋषभ, माँ आप भी ना। ठीक है, ना मुझे शादी करनी है और ना किसी से बात करनी है। जा रहा हूं मैं, बहुत काम है मुझे। ऋषभ ने फोन रख दिया। राधा माँ ने गुस्से से तारा और मौली की तरफ देखा। देखा, कर दिया ना उसे नाराज। क्यों परेशान करती हो बेचारे को इतना? और यह तारा तो पक्का उसकी शादी होने ही नहीं देगी। गुस्सा कर दिया बेचारे को। तारा अब मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, लेकिन वह तो आपके उसको रावण कहने पर नाराज हुआ है ना? राधा माँ झेप गई। हाँ तो इतनी बार रावण बोलेगी तू दिन भर में, तो मेरे मुंह से भी आज रावण निकल गया। इसमें ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। मौली, वैसे माँ आपको क्या लगता है कि ऋषभ सच में रावण है? राधा माँ सोचते हुए बोली, हाँ थोड़ा तो है, नहीं थोड़े से भी थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा। तारा और मौली उन्हें इस तरह सोचते हुए देख हंस पड़े। इस कहानी की राधा माँ भी हंसने लगी। तुम लोग भी ना बहुत शैतान हो। उधर ऋषभ बाहर खुले मैदान में खड़ा था। किसी और चैनल पर पता नहीं यह शादी का मैटर कब खत्म होगा। उस चैनल के मुझे करनी ही नहीं है शादी। चुरा कर पोस्ट किया है। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो कौन सा दुनिया की सारी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। अरे जो मेरे हिस्से की एक होगी वही तो कुंवारी रहेगी ना। आज तो जैसे तैसे पीछे छुड़ा लिया, अगली बार का फिर देखा जाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, तू बाज नहीं आएगा ना अपनी हरकतों से? ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा कि देव और मंजीत नाराज से उसे देख रहे थे। देव,
तूने फिर भगा दिया रिश्ते वालों को। कब बंद करेगा ये हरकतें? ऋषभ, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए तुम लोग मजबूर करते ही हो मुझे। अरे अभी सिर्फ 27 का हुआ हूँ, 72 का नहीं। यार क्या कोई ऐसी तो मिलनी चाहिए ना कि लगे हाँ भाई इसी से शादी करनी है, लेकिन ऐसा कोई सोचता ही नहीं। देव, तो फिर तू खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेता? मंजीत, ना भाई, इसे तो कुंवारा ही रहना है, क्योंकि जैसे नखरे इसके हैं ना, उस हिसाब से तो कोई लड़की मिलने से रही। ऋषभ उसे गुस्सा दिखाते हुए बोला, तू तो अपना मुंह बंद रख। मुझे बताया साहिबा भाभी ने कि तूने उनसे पहले 15 लड़कियों को रिजेक्ट किया था, तब तू नखरे नहीं दिखा रहा था। वह तो तेरी किस्मत अच्छी थी गधे, जो तुझे साहिबा भाभी जैसी लड़की मिल गई। मैंने तो पहले ही मना कर रखा है रिश्ते से, लेकिन घर में मेरी सुनता ही कौन है? रोज जबरदस्ती किसी ना किसी को पकड़ लाते हो। अब तो वह रोहन का बच्चा भी मुझे मैसेज करके कहता है कि भाई जल्दी शादी कर लो, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करोगे मेरा नंबर नहीं आएगा। मुझ पर कुछ तो रहम करो। देव, वैसे वो गलत तो नहीं कह रहा, उसके भी कुछ अरमान हैं। ऋषभ खींच उठा, सारे अरमान में आग लगा दूंगा उसके और तुम्हारे। ऋषभ वहां से जाने लगा। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मंजीत, ओए कहाँ जा रहा है? ऋषभ, तुम सब पागलों की टोली में से बस 2 ही इंसान समझदार हैं, एक तो माँ, लेकिन उन पर भी फिलहाल अपने बेटे की शादी का भूत सवार है। दूसरा बचा अपना कबीर, उसी से फोन पर शिकायत करूंगा तुम्हारी। फिलहाल काम है, जा रहा हूं। देव मंजीत उसे जाते हुए देख रहे थे। मंजीत हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यह रावण रॉय आजाद घूमता हुआ ना मुझे आंखों में चुभता है। जल्द से जल्द इसके पंख काट। हमने ही सारे पाप किए थे क्या जो हमारी आज़ादी छीन ली, और मुझसे तो सबसे पहले छीनी गई। देव, मेरा कबीर यहाँ होता तो तुझे भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जिधर कहता ऋषभ चुपचाप शादी कर लेता। मंजीत, दिक्कत तो यही है यार कि अपना कबीर कुछ ज़्यादा ही समझदार है और ये कुछ ज़्यादा ही शैतान। कबीर चाहता है कि इस पर कोई दबाव न डाला जाए, तो ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। देव, हाँ, वरना अब तक तो इसकी कनपटी पर बंदूक लगाकर सीधे मंडप में बैठा दिया होता। अब यह उसे चुगली करेगा और फिर वो हमें डांटेगा। पिछले 11 महीने से यही हो रहा है। कश्मीर में एक ऑफिसर कैंप के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर जमाए हुए था। चेहरा गंभीर, थोड़े बड़े हुए बालों के साथ दाढ़ी मूछें भी थीं, लेकिन चेहरे का तेज अभी भी देखते ही बनता था। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कर्नल राणावत खड़े थे। कैसे हो मेजर कबीर सिंह राठौर? सामने खड़ा कबीर अपनी चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा हूं सर। कर्नल राणावत, आओ थोड़ी देर बात कर ली जाए। कबीर, जी। दोनों साथ साथ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। कर्नल राणावत, तुम्हें तो पता ही है कि कुछ नई पोस्टिंग हुई है यहाँ यंग ऑफिसर्स की। ट्रेनिंग पूरी है लेकिन अनुभव की कमी है, तो अच्छे से हैंडल कर लेना उन्हें। कबीर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, आप टेंशन ना लें। कर्नल राणावत, गुड। तुम्हारी तारा कैसी है? कबीर यह सुन थोड़ा शर्मा सा गया। अच्छी है। कर्नल ने उसे ऐसे देखा तो हंस दिए। पहली बार जब उसे देखा था तो समझ गया था कि एकदम सही पार्टनर चुना है तुमने। तुम जितने शांत और गंभीर हो वो उतनी ही ज़्यादा शरारती है। बात करते रहते हो ना उससे, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं आ जाए। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो मुझसे तुम्हारी शिकायत करेगी और फिर मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा, जो मुझे सच में अच्छा नहीं लगेगा। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट हंसा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोशिश तो पूरी करता हूँ। कर्नल राणावत, अच्छा है।
यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। दोनों बातें करते हुए अब आगे निकल गए। शाम को ऋषभ अपने कमरे में बिस्तर पर आ बैठा। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी अपने माँ बाबा की तस्वीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर अब दर्द साफ दिखाई देने लगा। ऋषभ खड़ा हो तस्वीरों के पास जा उनको खामोशी से देखता रहा। फिर बोला, पता है, आज भी आप दोनों मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हो। इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बिल्कुल वैसी ही लगे जैसे आपके साथ माँ लगती थी बाबा। एकदम परफेक्ट। मैं आपका बेटा हूँ तो फिर मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना इस बात का कि आपकी बहू ऐसी होनी चाहिए जो आपको पसंद आए। और आपको तो माँ जैसी लड़कियाँ पसंद हैं। बहुत ज़्यादा झंझट है बाबा, इसलिए मैं तो करना ही नहीं चाहता शादी, लेकिन राधा माँ और बाकी सब मेरे पीछे पड़े हैं। ऋषभ चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह उदास सा बोला, आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ही अकेला छोड़कर चले गए। भला कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? पहले माँ ने मुझे छोड़ा और फिर बाबा आप भी। आप दोनों मुझे एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन साथ रहने का वादा किसी ने नहीं निभाया। बहुत मिस करता हूँ आपको। हाँ, मेरा नया परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको भी तो नहीं भूल सकता ना। ऋषभ की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह जगह हर वक्त मुझे आपकी याद दिलाती है बाबा। मैं बहुत बहुत मिस करता हूँ आप दोनों को। देव मंजीत दरवाजे पर खड़े उदास से उसे देख रहे थे। तभी ऋषभ इस का कहानी फोन की बज उठा। लेखिका नीरा शर्मा है। उसने कॉल रिसीव यह की ऑडियो और केवल बोला, उनके हेलो। ऑफिशियल चैनल नीरा शर्मा दूसरी तरफ पर से उपलब्ध आवाज है। आई। अगर आप रो इन्हें रहा था ना? किसी और चैनल पर सुन यह रहे सुनकर हैं, ऋषभ तो हंस इसका पड़ा। सीधा अर्थ है तुझे कि हर बार उस कैसे चैनल के पता चल मालिक जाता है ने मंजीते के इसे कबीरे? चुराकर पोस्ट किया है। कबीर मुस्कुराकर, आपसे क्योंकि मैं अनुरोध तेरा है भी कि कबीर ऐसे हूँ। लोगों की हिम्मत तुझे फिर ना तो बढ़ाएं परेशान नहीं और किया ना इन उनके लोगों ने? चैनल पर इस कहानी को ना सुनें। ऋषभ आंसू पोंछ बिस्तर पर बैठ गया। दोनों दोस्त कमरे के बाहर एक और खड़े हो गए। ऋषभ, यार बहुत परेशान करते हैं। पिछले हफ्ते एक रिश्ते को मना करके आया हूँ बड़ी मुश्किलों से, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो तेरी तारा करती है। कहाँ फंस गया भाई तू? तू ठहरा संत आदमी और वह तो चलती फिरती बवाल है। सोचता हूँ कि कहीं शादी कर लूं तो ऐसा ना हो कि यह तारा नाम की आफत उस लड़की को 2 दिन घर में टिकने ही ना दे। मंजीत यह सुनकर हंसने को हुआ कि देव ने उसका मुंह बंद कर दिया। कबीर, यार इतनी भी बुरी नहीं है मेरी तारा। ऋषभ, वह किसी के लिए भी बुरी नहीं है सिवाय मेरे। पता नहीं मैं कौन सा उसका कुछ लेकर भाग गया। कबीर, क्या करें, तू बहुत सीधा बच्चा है ना, इसलिए। ऋषभ शरारती अंदाज में बोला, नहीं, वैसे इतना सीधा नहीं हूं, पर क्या करूं, उससे लड़ने में मजा आता है। दोनों दोस्त अभी बात कर ही रहे थे कि कबीर के पास एक सिपाही आया। उसने बताया कि कर्नल सर ने अर्जेंट बुलाया है। कबीर ऋषभ से बाद में बात करने की बात कहकर फोन रख जल्दी से कर्नल सर से मिलने चला गया कि पता नहीं क्या बात है।